नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव की। सत्ता रहेगी बरकरार या बदलेगा जनादेश। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मधुरेंद्र सिन्हा जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं जानना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नारा शुरुआत में हुआ, बीजेपी 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट। क्या आपको लगता है कि 400 पार का नारा पूरे देश में सार्थक होगा या इसमें कहीं रुकावट है? देखिए, मेरा मानना यह था जी। कि 400 के पार का जो नारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया, मोदी जी ने जो दिया, उसके जी। पीछे मंशा ये थी कि विपक्षियों को धराशायी पहले से ही कर दें, डिमोरलाइज कर दें उनको कि देखो हाँ ये हाँ। इतने तैश में इतना आत्मविश्वास से भर के बोल रहे हैं, इसका जी जी। मतलब ये जरूर इनके पास कुछ फॉर्मूला है, तैयारी है, तभी तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं 400 के पार। फिर मोदी जी। जी के व्यक्तित्व को देखते हुए, इनके पिछले दो दो रिकॉर्ड को देखते हुए विपक्ष को या जनता को भी कोई आश्चर्य नहीं लग रहा। हम्म। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा या पहला चरण चुनाव का हुआ, तो लोगों को लगा कि नहीं, हम्म। इसमें कमी है, ये कुछ ज्यादा भूल गए इलेक्शन के हम्म। पहले। तो हम्म। अब आगे देखना है कि आगे वाले चरणों में क्या होता है। हम्म। क्योंकि तीसरा चरण जो हुआ, वो जी। उसमें तो मोदी जी के इलाके ज्यादा थे, जैसे गुजरात है, पूरे हाँ। गुजरात पर मोदी जी की छाया है, उसके किस एक भी सीट को कोई नहीं हिला सकता उनके। अगला हम्म। अब जो चरण दो बचेंगे, चौथा और जी। पांचवा, बहुत हम्म। महत्वपूर्ण होंगे। हम्म। सात चरणों का चुनाव है, उसमें ये जो अगले दो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम्म। अभी तक 283 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 260 पर बकाया है। और बकाया। 13 मई को ये बाद चौथा चरण है, उसके बाद फिर 1 जून तक सारे चुनाव हो जाने हैं। तो जो अगले जो 13 मई से 1 जून तक जो चुनाव होने हैं, उनमें आपको क्या संभावना लगती है कि क्योंकि मुद्दे बदलते गए, शुरुआत से लेके अब तक मुद्दे बदलते गए, और हिंदू मुस्लिम आरक्षण और ये इन्हीं पर पूरा फोकस हो गया है। जी। हम्म। देखिए, विपक्ष ने, राहुल गांधी ने पहले ही इसे प्लान कर लिया था कि हाँ। वो कर्पूरी ठाकुर, बिंदेश्वरी मंडल, इस टाइप के लोगों के रास्ते पर चलते हुए जी। आरक्षण का खेल खेलेंगे। पहले तो वही जातिगत गणना कराएंगे और आरक्षण में खेलेंगे। राहुल ने पहले ही तय कर रखा, इसीलिए हाँ। आते ही उन लोगों ने शुरू कर दिया, जातिवादी बातचीत खुलेआम करनी शुरू कर दी। यह जी। हमारे देश की विडंबना है कि आप कम्युनल बातचीत, धर्म धर्म इंटर रिलीजन के बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जातिवादी बातें खुल के कर सकते हैं। ये हम्म। अजीब विडंबना है। तो राहुल गांधी इस पत्ते को खेलने लगे। तो ये सहसा ये उम्मीद नहीं थी बीजेपी को कि राहुल गांधी ऐसा करेंगे। उन्हें लग रहा था कि अटैक करेंगे या क्या करेंगे। तो हम्म। एकदम चुनाव का कलेवर बदल गया, पहले चरण में, दूसरे चरण में। और हम्म। मोदी जी ने लगातार फिर बदलाव किया अपने स्टैंड को, और हम्म। लगातार वो हमला करते रहे कम्युनल वाले लोगों पर। कम्युनल मामला हो गया थोड़ा सा। उन्होंने जो हम्म। बातें कही, जैसे कि मुसलमान ये ले जाएंगे, मुसलमानों को आरक्षण क्यों दिया गया, आरक्षण हम्म। दिया भी गया, ये सच है कि कई जगहों में मुसलमानों को चुपचाप चोरी छुपे आरक्षण दिया। और हम्म। उन्होंने मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को भी निकाल दिया कि जो इस देश की संपत्ति है वो मुसलमानों के लिए है। तो हम्म। इस तरह की चीजें निकाल के उन्होंने उसको, जाति वाली जो बात उभार आई थी, उसको काफी हम्म। हद तक कंट्रोल कर लिया। हम्म। क्योंकि उसका उपाय यही है। ये सब कहने की बातें होती है, एकेडमिक्स के लोग भले ही कहते हैं कि नहीं ये गलत किया मोदी जी ने, लेकिन हम्म। जब वो जातिवादी बात खेल खेल रहे थे, तो हम्म। फिर ये संप्रदायवादी बातें होंगी, ये तो तय है। ये नहीं हो हम्म। सकता है कि वो जातिवादी बात खेले और ये जो है, भाई इस सरकार ने भी तो आरक्षण किया, ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण सरकार ने नहीं किया या सब कुछ किया। तो मोदी जी जी। ने, इन्होंने अपना धार्मिक कार्ड खेला, और हम्म। धार्मिक कार्ड खेलने से स्थिति इनके काबू में फिर से आती दिख रही है। हम्म। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब ये इंडिया गठबंधन बना था तो उसमें काफी कुछ नीतीश कुमार ने पहल की, ममता बनर्जी ने भी साथ आने का तैयारी की। और उसके बाद उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ा। लेकिन क्या अब जो शेप उस समय बनी थी, वो शेप है इसकी, या कमजोर होता चला गया है, या कुछ और मजबूती आई है? नहीं नहीं, जैसा था वो तो तुरंत ही टूट गया, क्योंकि नीतीश बाबू ही इतना दिन जो जो इंडिया गठबंधन बनाने की बात थी, तो नीतीश बाबू के दिमाग की उपज थी शुरू से ही।
कि जी। मोदी जी को अकेले कोई टक्कर नहीं दे सकता है, पूरा एक गठबंधन बनाओ, सारे देश की पार्टियां इकट्ठी होकर खेलेंगी, हम्म। मिल के लड़ेंगी, तो जी। मोदी जी को दिया जा सकता है। ये बात सही है कि सारे देश की पार्टियां इकट्ठी होकर के लड़े तो मोदी जी के लिए काफी कठिनाइयां हो सकती है, ये बात तो सच थी। हम्म। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पत्ते खेलने लग गई है उस गठबंधन में, पहली हम्म। बात तो कांग्रेस ने अपने आदमी को बनवा दिया उसका संयोजक। सभी जानते हैं कि वो खड़गे जी को तुरंत पकड़ा दिया, क्योंकि खेल हम्म। कांग्रेस का ये था कि संयोजक मेरा आदमी रहेगा। तो जब कल को ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम इलेक्शन करने, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करने की स्थिति में शायद आ जाए कल को, तो हम्म। हमारा आदमी रहेगा और हम उसी को बना लेंगे प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी हम्म। के मन में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है और कुछ नहीं दिखता हो। हम्म। राहुल सोनिया दोनों के दिमाग में मोदी हम्म। के खिलाफ जहर इतना भरा हुआ है कि वो के अलावा कुछ नहीं देखे, तो फौरन बना दिया। ये बात चुभ गई नीतीश जी को। नीतीश जी के लिए उन्होंने और भी ये किया, हम्म। उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि उन्होंने बहुत अपने आप को अपमानित पाया, चले हम्म। गए वापस। उधर लालू हम्म। प्रसाद जो नीतीश जी के साथ थे, उन्होंने भी कमेंट कर दिया कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल बनना चाहिए। हम्म। उससे और भी वो बिदक गया और उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, निकल गए। ठीक हम्म। है, इधर इधर ये हुआ। उधर मायावती जी चुपचाप बैठे रहे। उनका बहुत हम्म। महत्व है, लोग नहीं हम्म। समझ पाते हैं मायावती जी के बात। जी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी उनकी बहुत दखल है। दलित हम्म। वोटर है, बहुत चुप रहने वाला वोटर है, दलित वोटर चुपचाप जी। काम करता है। वो हम्म। अभी उनके साथ है। तो वो चुप हो गई, उन्होंने कभी मोदी जी के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं। तो हम्म। वो एक मोदी जी को एडवांटेज है कि दलित वोटर जो है वो, मायावती जी ने चूंकि कुछ नहीं कहा उनके खिलाफ पर्सनल, तो उससे मोदी जी सेफ हो गए। तीसरी बात जो फायदा हुआ, बंगाल में मायावती जी ने कांग्रेस को अपने देसी भाषा में कहे तो लतिया दिया, बिल्कुल भगा दिया, हम्म। भाग जाए, यहाँ से कुछ नहीं करना तुम लोगों के साथ, हम्म। जो मेरा मन आएगा मैं करूंगा, तो जैसा मन में आ रहा करते हैं। तो इसमें डेंट हो गया है, बहुत बड़ा डेंट लग गया। ये गठबंधन बिल्कुल अजीब तरह का हो गया, ढीला हम्म। ढाला। और हम्म। ये जो थे हमारे यादव जी, यूपी वाले, वो भी हम्म। चाहते नहीं थे गठबंधन वगैरह। तो वो शुरू में तो आपने देखा कि चुपचाप बैठे रहे, बहुत दिनों हम्म। तक तो कुछ बोलते ही नहीं थे, बड़े मुश्किल से राहुल और फिर वो हाथ मिला उन्होंने। हम्म। तो अब हम्म। वो है सक्रिय हुए हैं, लेकिन इस बीच उनके कई नेता भाग भाग गए और कई जगहों में बहुत विद्रोह टाइप का, कि उनका भी कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। तो ये तो हालत है गठबंधन की। हम्म। जी जी जी। मैं एक जानकारी और सर, 2003 से लेकर 2013-14 तक 10 साल रहा मनमोहन सिंह का की सरकार, और 2014 से अब 24 आ गया मोदी सरकार। आप आर्थिक नीतियों पर बहुत लिखते हैं, और क्या बदलाव, दोनों में अंतर क्या देखते हैं? मतलब किस तरह का अंतर है कि जो अर्थनीति है, अर्थव्यवस्था में बदलाव है, जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, क्या मतलब उछाल आ रहा है? ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। देखिए, ऐसा आर्थिक मुद्दे पर मैं मनमोहन सिंह को आज भी भारत का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री मानता हूँ। लेकिन जी। जब वही मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो हाँ जी। सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। हम्म। उसकी वजह सिंपल सी थी कि जी। वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, हम्म। और फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब या प्रणब मुखर्जी बने, दोनों बारी बारी से बने। जी। उससे बात नहीं बनी जो वो चाहते थे, जैसा वो चाहते थे हम्म। सिंह जी। साहब, तो वैसा नहीं हुआ। खास करके चिदम्बरम ने बजट को एक बार दिया था तो बड़े नाराज भी हो गए, जो जिसके बाद हम्म। में अखबारों में भी छपा कि गुरु जो है शिष्य पर नाराज दिख रहा है, ऐसा कुछ छपा भी था अखबार में। हम्म। उसके बाद नीतियां उनसे पूछ के नहीं बनाई गई, आर्थिक नीतियों में उनका रोल घटता ही चला गया। हम्म। बाद में प्रणब दा भी आया, तब भी नहीं रहा उनका रोल। हम्म। दूसरी बात यह है कि उस दौरान जो है ये हम्म। था कि किससे इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, कॉर्पोरेट्स को हम्म। बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए बड़े प्रयास हुए। और हम्म। उसी प्रयास में आज देख रहे हैं इतने बड़े बड़े डिफॉल्ट हुए बैंकों से। हम्म। किसी जो कंपनी 500 करोड़ भी नहीं डिजर्व हम्म। करती थी, उसे जी। 5,000 करोड़ का ऋण दिलाया गया बैंकों से। जो मोदी जी एक बात कहते हैं कि टेलीफोन बैंकिंग होता था, यानी चिदम्बरम साहब का फोन पहुंचते ही बैंक वाले हम्म। लोन दे देते थे, कि कोई भी पार्टी जाती थी कागज लेकर के कि भाई इतने करोड़ चाहिए हमें, लोन दे। हम्म। जिसका नतीजा हुआ बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट हुआ, और जी। एनपीए, अरबों रुपए एनपीए में चले गए। हम्म। कई भाग गए देश छोड़ छोड़ के, जब ये नई सरकार आई तो छोड़ के। उस हम्म। समय नीतियां सही थी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ। और देश हम्म। की अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए जिस तरह से पैसा बांटा गया बैंकों द्वारा, वो बहुत ही गलत तरीके से बांटा गया, खुल के हम्म। बांटा गया, लो पैसा लो, पैसा लो और पैसा लो। हम्म। और उसके लिए कोई गारंटी नहीं दी गई मिनिमम।
एक रोटोमैक पेन बनाने वाली एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी थी, उस कंपनी ने 5,000 करोड़ का लोन लिया, पेन बनाने वाली कंपनी, और उसके बाद वो फरार हो गया पैसे लेकर के। तो इस तरह से एक दो नहीं दर्जनों खेल गए। इससे बाद में अर्थव्यवस्था की गति को भी धक्का पहुंचा, जो कंट्री में कॉर्पोरेट कल्चर था उसको धक्का पहुंचा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फर्क पड़ा, क्योंकि कुछ हो नहीं सका। जब इस सरकार आई तो इन पर आरोप लगा कि आपके ये करा दिया। जब जांच शुरू हुई, ऐसा पाया गया कि सारा पैसा इधर से उधर करके लोग भाग गए हैं, और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची, काफी चोट पहुंची। लेकिन बात यह सच है कि उस दौरान तेजी लाने के प्रयास किए गए, लेकिन उसका मीन्स, उसके तरीके, उसके माध्यम जो थे बिल्कुल गलत थे। जिस ढंग से लोन दिलाया गया वो तो बिल्कुल ही था, और जिस तरह से किया, चिदम्बरम ने तो व्यक्तिगत तौर पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, उनके बेटे ने भी कंपनियों के साथ मिलकर खेलना शुरू कर दिया। यानी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, जिसका नतीजा हुआ कि बाद में फिर इनकी इकोनॉमी गिरने लगी, अर्थव्यवस्था पर साफ दबाव दिखने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, तमाम चीजें हुई, फिर पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। यानी कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे ये लोग बाद में चल के लास्ट अंतिम 2 सालों में तो बिल्कुल ही सरकार चौपट सी हो गई थी। आर्थिक दिशा भी नहीं थी उनके पास, आर्थिक नीतियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था इनके पास जी। तो 10 साल जो 2014 से 24 के बीच में जो आया है बदलाव, उसकी अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो नहीं समझा आपका सवाल। 2003 से 13 तक तो मनमोहन सिंह की जी सरकार थी, जी जी लेकिन जी। 2014 से 24 तक जो मोदी सरकार आई है, उसमें जो आर्थिक नीतियां हैं उसके हिसाब से तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो आज की डेट में क्या मानते हैं आप, किस तरह की प्रोग्रेस है इस समय? प्रोग्रेस अच्छी हो रही थी। बीच जी। में डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी आने से बहुत धक्का लगा, क्योंकि हाँ। धक्का ये लगा कि उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम्म। बैंकों में पैसे नहीं थे, अगर आपको नोटबंदी करनी थी तो बैंकों में पैसे होने चाहिए थे इतने कि मैं जाके पैसा बदलूं। हम्म। ऐसा ना होने के कारण लाखों छोटे कुटीर उद्योग, एसएमईज जो थे, लाखों बंद हो गए, हम्म। और बहुत बेरोजगारी फैली देश में। और जब जी। पैसे जब मार्केट में आ गए 1 साल के अंदर, तो वो हम्म। लोग वापस नहीं आए धंधा करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, कारोबार के लिए। छोटे हम्म। लघु उद्योगपति, उद्योगपति नहीं कह सकते उन्हें, लघु उद्यमी कह सकते हैं, वो सब चले गए। बहुत उसमें नुकसान हुआ देश को, क्योंकि वो जो भारत का एसएमई सेक्टर है, लघु और मझोले उद्योग वाले, जो वो जी। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार वो देते हैं। बड़ी कंपनियां रोजगार बहुत कम देती हैं। हम्म। अगर समझ लीजिए कि एक बड़ी कंपनी को 1 करोड़ रुपए मिला, तो हम्म। वो जितना रोजगार देगी उसका 5 गुना ज्यादा रोजगार उतने पैसे में छोटी कंपनी दे देगी, वो हाँ। एसएमई जिससे आप कहते हैं। तो हम्म। रोजगार तो नहीं बढ़ सका। ये जो आज भी सरकार की ये कमी है, और सरकार इस बात के लिए प्रयासरत दिखती है कि किसी तरीके से रोजगार बढ़ाए। हम्म। दूसरा ये हुआ कि इतने सारे लोगों पर केस मुकदमे हो गए, कारखानेदारों पर, कॉर्पोरेट्स पर, हाँ। कि हर तरफ एक बड़ी कंपनी फंसी हुई है, लोन ले करके भाग रही है, डिफॉल्ट कर रही हम्म। है। एनपीए कर दिया उन्होंने, अपने पैसे छोड़ के बैंकों के पैसे लेके भाग गई। तो उसका नतीजा हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति धीमी हो गई। हम्म। औद्योगिकरण पर असर पड़ गया कि पैसा ही, फंड ही नहीं है तो औद्योगिकरण कैसे करेंगे आप देश में। हम्म। वो भी हुआ, घबरा गए। जो जेन्युइन व्यापारी थे वही रह गए। तो हम्म। इससे लोगों को बहुत असर पड़ा। अब जाके इधर सब चीजें, कीचड़ साफ हुए जो कहते हैं, हम्म। तो मेस खत्म होने लगा, तो अब जाके चीजें सुधरने लगी। लेकिन बाहर से काफी अच्छा, मोदी जी की इस बात के लिए मैं तारीफ करूंगा कि बाहर से, विदेशों से वो काफी इन्वेस्टमेंट लाए, काफी निवेश आया, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके सीईओ कहीं नहीं जाते थे वो भारत आए और बात कर रहे हैं। जैसे भी हाल में टेस्ला के भी चीफ आए थे, लेकिन बात नहीं बनी है, लेकिन बनेगी आज नहीं तो कल। वो अपनी हम्म। शर्तों पर करना चाह रहे थे, भारत अपनी शर्त। इससे हम्म। फायदा ये हुआ कि भारत में विदेशी निवेश बहुत आया और उसका असर दिख रहा है। हम्म। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी घरेलू निवेश, हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने जी। कारखाने नहीं लगाए नए, उन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया, विस्तार नहीं किया आपने हम्म। कामकाज का। अगर वो विस्तार करते, कारखाने हम्म। लगाते, इसका हम्म। बहुत फर्क पड़ता। वो नहीं हो सका, अफसोस की बात यह है। तो हम्म। वो अब अगले टर्म में ही हो सकता है, अगर मोदी जी जीत के आते हैं जिस, तो हम्म। उसमें हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट भी हो। और दूसरा हम्म। एक और बात है कि ये सरकार चाहती है कि लोगों को उठाना, जो हम्म। मुद्रा लोन जैसी चीजें हैं, सरकार हम्म। इस बात को अच्छी तरह से जानती है, ये सरकार, कि हम्म। लोगों को, इतने बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार देना संभव ही नहीं, उतने कारखाने, उतने दफ्तर हो ही नहीं सकते। हम्म। और राज्यों की हालत इतनी खराब है कि हर राज्य लाखों करोड़ के कर्ज पर लदा पड़ा है। हम्म। वो कहाँ से नौकरियां देंगे लोगों को? जी। 1 लाख
लोगों को नौकरी देने में तो हजारों करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ जाएगा। तो हम्म हर राज्य ये कर रहा है। राहुल गांधी लंबी लंबी फेंक के तो आ जाते हैं कि एकदम मैं जिस दिन जीत के आऊंगा तुरंत नौकरी दे दूँ। हम्म तो अभी उनकी सरकार चल तो रही है 2-3 राज्यों में, तो दिलवाए नौकरी। कर्नाटक हम्म में, हिमाचल में कहाँ नौकरी दी जा रही है? किसी को हम्म नौकरी नहीं दे रही है। वहां की सरकार को कहते हैं अभी पहले हम अपना ड्यूज को क्लियर करें, हम्म तो नहीं हो जी पा रहा है। हम्म तो यही है, सारा सार यही है कि आगे के समय में कुछ होगा अच्छा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सर, एक ये सरकार, मोदी सरकार जीएसटी पॉलिसी लाई थी, और जीएसटी पॉलिसी हमारी अर्थव्यवस्था में काफी उसका योगदान है। तो आपकी नजर में जीएसटी पॉलिसी कारगर रही है या उसमें अभी जटिलताएं हैं? नहीं, बहुत कारगर है। देखिए, एक दिन पहले से ये बात हो रही थी कि भारत, दो तरह के टैक्स है भारत में, आप जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जी जी। डायरेक्ट में इनकम टैक्स जैसे आता है, ये इनडायरेक्ट में ये जीएसटी आता है। जब अरुण जी जिंदा थे तो उन्होंने ये बड़े यत्न से बड़े हम्म एक्सपर्ट्स को बुला के, जो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे जो कनाडा में रहते थे, उन्हें भी बुलाया गया था इसके लिए, जीएसटी को भारत में लागू जी। करना चाहिए कि नहीं, कैसे किया जाना चाहिए। तो उस पर उन्होंने बहुत विस्तृत काम किया और बहुत अच्छा जीएसटी दिया है। इसे हम्म देख करके समझना चाहिए कि राज्यों को इसमें काफी फायदा हुआ है हम्म जीएसटी। तो वो सब किया गया, एक अच्छा काम किया गया। और हम्म आज 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई है जीएसटी कलेक्शन। व्यापारी हम्म ये कर रहे हैं चालाकी कि देख रहे होंगे आप, बहुत जीएसटी में हेरा फेरी कर रहे हैं, बेईमानी करके कागज बना बना के पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन जी। जीएसटी एक अच्छी चीज है, क्योंकि हम्म देखिए जो लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन हम्म इनकम टैक्स नहीं दे रहे, उनके लिए जीएसटी है। वो हम्म जीएसटी से बच नहीं सकते, कहीं तो वो टैक्स देंगे। हम भी दे रहे हैं लेकिन उन्हें भी टैक्स देना होगा। तो हम्म ये इनडायरेक्ट टैक्स का ये जो तरीका है जीएसटी, बहुत अच्छा है। भले राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हैं, तो राहुल हम्म गांधी को मैं कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं मानता, कम से कम इस मामले में, कि हम्म वो जीएसटी पर उनका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो ये इस बात को मानते हैं। और हम्म एक और बात राहुल गांधी को याद करनी चाहिए कि उन्हीं के सरकार के मंत्री, वित्त हम्म मंत्री प्रणव दा ने ही जीएसटी लाने में तेजी दिखाई थी, और हम्म कमीशन भी बनाया था, और मजुमदार साहब को इसके लिए इंचार्ज भी बनाया था। ये सभी कोई जानते हैं इस बात को कि सरकार चाह रही थी कि बन जाए जीएसटी हमारे समय में ही लागू हो। उस समय हम्म किसी कारण से नहीं लागू हो पाई थी, सरकार ने लागू कर दिया उसी को इम्प्रूव हम्म करके, और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम्म। सर, इस दौरान चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा, और बॉन्ड के साथ साथ मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग ने अभी जो घोषणा की थी उसमें ये अनाउंसमेंट हुआ कि एक लोकसभा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। तो जी। दो चीज इसमें मामला सामने आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो चुनाव पार्टियों के लिए चुनाव लड़ाने का एक तरीका है, लेकिन क्या 95 लाख की लिमिट सही है? ऐसे तो एक आम आदमी, अच्छा आदमी चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। आपकी नजर में क्या चुनाव की खर्च को कम किए जाने पर बहस नहीं होनी चाहिए देश भर में? 95 लाख की लिमिट कम है। अभी मेरी यही कई कैंडिडेट से बात हुई, वो कह रहे हैं जी जी। हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे, सब खर्च हो गया। क्योंकि हम्म देखिए, मैन पावर यूज करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं लोकसभा के, बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ। कई 100 बूथ होते हैं, मेरे ख्याल से 200-250 बूथ हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आपको मैनिंग करने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। और वो दिन गए जब कार्यकर्ता अपने नेता के नाम पर उठ करके खड़े हो जाते थे और चुनाव में भाग लेते थे। हम्म भाई, कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद ब खुद घर से उठे और झंडे लेके पार्टी दफ्तर पहुंच गए और पार्टी के लिए काम करते थे। हम्म पार्टी के लिए काम करते थे, कुछ भी करते थे। अब हम्म नहीं करते। अब वो कहते थे हमारा घर कैसे चलेगा, 1 महीना में आपके लिए प्रचार करूंगा तो कैसे होगा। तो हम्म सारी पार्टियों में अब ये हालत हो गई है कि 90% कार्यकर्ता पैसे मांग रहे हैं हम्म प्रतिदिन। और वो हम्म 500-1000 से कम क्या होगा? तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लाखों रुपए, तो करोड़ों रुपए बल्कि कार्यकर्ता को ही देने पड़ेंगे। और हम्म गाड़ियां दौड़ती हैं, खाने पीने का इंतजाम कर होता है, हम्म तमाम चीजें होती हैं, बैकडोर हम्म होता ही है, आपको पता ही है कि लेन देन भी चलता है। तो 95 लाख तो कुछ है ही नहीं। तो हम्म। ये इसे बढ़ाना चाहिए, या कुछ ऐसी तरीके को अपनाना चाहिए जिससे कि ये खर्च इनका कम हो जाए। कैसे वही वो होगा, वो सरकार की मेरा आप प्रश्न मेरा इलेक्शन। प्रश्न यही था सर, कि खर्चे कम हो। जैसे आपने देखा होगा, सीतारमण ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। ठीक है, बिल्कुल। तो एक आम आदमी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, समाज में काम कर रहा है, देश में अहम भूमिका निभा रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो क्या नहीं चुनाव लड़। के खर्च को कम किया जा सकता है? दूसरे देशों में भी कोई ना कोई उदाहरण होंगे ऐसे जिसमें इस तरह का ज्यादा अनाप शनाप खर्च ना करना पड़े और चुनाव भी लड़ ले आदमी। ऐसा कोई अभी तक तो कोई विचार किसी के सामने दिमाग में आया नहीं है, न ही इलेक्शन कमीशन की ओर से आया, ना किसी एकेडमिक
जी व्यक्ति ने दिया या कोई विद्वान आदमी जिससे चुनावों का बहुत ज्ञान हो, बताए कि भाई खर्चा कैसे कम किया जाए। अब जैसे मैं योगेंद्र यादव से उम्मीद करता था कि कुछ बताएंगे आगे, लेकिन वो खुद ही जातिवादी राजनीति में घुस गया। हाँ तो उन जैसे लोगों को आगे बढ़ करके बताना चाहिए कि खर्चा कम करो। खर्चा कम करना बहुत जरूरी है। कई कैंडिडेट तो उठ के भाग गए मैदान छोड़ करके। कांग्रेस के कैंडिडेट ने कहा कि भाई मेरे बस का नहीं है, वो अंतिम समय में उठ के चला गया। जी भाई वो जी 10 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा वो? और ये बिल्कुल। सच्चाई है, 5 करोड़ हम्म से 10 करोड़ का खर्चा, ये सच है। कैसे हो करते हैं उसके लिए, कागज के पेट कैसे भरा, कागज का पेट कैसे भरा जाता है, कैसे झूठे सच्चे कागज बनाए जाते हैं, सबको मालूम हम्म है। लेकिन जो 5,000 कार्यकर्ता आप लाएंगे, 5,000 कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन पैसा देना होगा, खाने का पीने का जो भी है, चाहे डेली हम्म वेजेस करके आप दें, लेकिन देना पड़ेगा। तो वो आप कैसे उसको करेंगे? नहीं आएंगे कार्यकर्ता तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? हम्म अभी बताया गया पिछले दिनों मुझे, कोई चैनल पर एक एंकर यही बात कर रहे थे कि यूपी के किसी चुनाव क्षेत्र में गए तो वहां देखा उन्होंने कांग्रेस के बूथ पर तो कांग्रेसी, कहीं बहुत से बूथों में तो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे ही नहीं। हम्म वो बड़े चकित हो गए। उन्होंने पूछा तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि पैसा ही नहीं है हमारे पास, कार्यकर्ता ही नहीं है। तो हम्म ये हालत है। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा कि भाई सभी लड़े, लेकिन कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे आप सोचिए। हम्म इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का सवाल सर, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन इसका विकल्प तो इलेक्ट्रल बताया जाना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, आई एम सॉरी जी टू से दैट जी इलेक्ट्रल बॉन्ड में कोई गलत नहीं था। उससे पता चला ना कि इतना हम्म पैसा, ऐसा पैसा गया, उसी से ना जी पता चला। आज तक हम्म बोरों में भर के पैसे भेजे जाते रहे। मैंने अपनी जी आंखों से कांग्रेस के ऑफिस में बोरे भर के जाते हुए देखा। हम्म बोरे और कार्टून्स में भर भर के लाखों करोड़ों रुपए जाते थे। किसके थे, कौन देते थे? वो सिर्फ कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष होते थे, सीताराम केसरी होते थे, वोरा साहब होते थे। तो ये लोग जानते थे, या बीजेपी में या अन्य पार्टियों में जाते थे, बोरे में भर के पैसे जाते हैं, चुपचाप इशारे में बता दिया जाता है कि ये फलाना का है, ये ठिकाना का है। वो तो पहले हम्म भी हो रहा था। ऐसा तो हम्म कोई आसमान ही नहीं टूटा। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तो इससे फायदा ये हुआ कि पता चला कि हम्म फला फला ने इसको इतना पैसा दिया। अब बीजेपी हम्म पर जब उंगली उठा रहे हैं तो आप उस पर उठाइए ना, टीएमसी हम्म पर। जिस हम्म छोटी सी पार्टी एक छोटे से राज्य में बैठी हुई है, उसके 1100 करोड़ रुपए उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए। हम्म 1,100 करोड़ आ गए टीएमसी के पास। तो ये हम्म सब भी तो सोचने वाली बात है। छोटी छोटी पार्टियों को इतने इतने पैसे मिले कि देख के हैरानी है। और मैं हम्म बीजेपी की तरफ से देख ही नहीं रहा, क्योंकि बड़ी पार्टी है वो, 16 राज्यों में राज करती है और देश पर भी राज करती है वो पार्टी। जी जी अगर उसके पास 2,500 या 4,000 भी डोनेशन आए करोड़, तो हम्म उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड एक सही चीज थी, गलत नहीं हम्म था उसमें। उसको हम्म कम से कम देखने की व्यवस्था थी। आज खोल के देख लिया सभी ने, जान लिया। लेकिन अब के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खत्म हो गया, और उसके बाद कितने पैसे किस पार्टी को जा रहे हैं और जाएंगे, ये कभी कोई नहीं जान पाएगा। ये एक हम्म गलत जजमेंट था जिसके बारे में नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं बोल हम्म रहा हूँ। और कई विद्वान भी इस बात को मानते हैं कि वो सही नहीं हुआ वो। हम्म। लेकिन आपकी नजर में सर इसका विकल्प क्या होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी में ये बहस तो चलेगी अभी कि अगर हमने ये खत्म कर दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम, तो उसका विकल्प क्या हो, क्योंकि चुनाव तो आने वाले दिनों में होने ही हैं। और उसमें यहीं पर एक बात और है सर उसमें, कि अब एक बहस इस पे भी चल, वन नेशन वन चुनाव, जिसपे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में चंदा लिया जाएगा, ये तो तय है। तो हाँ चंदा लेने की प्रक्रिया बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने एक हम्म कंजर्वेटिव, बड़ा ही कंजर्वेटिव किस्म का तरीका बनाया होगा, इतना दो इतना दो। उससे न हम्म तो पार्टी का काम चलता है, न उम्मीदवार का चलता है। पार्टी हम्म कहती है इतने कम पैसे में तो होगा नहीं, उम्मीदवार कहता है जी पैसे काम नहीं चलेगा। और जो दे रहा है वो भी सोच हम्म रहा है कि अगर बहुत बड़ी कंपनी है वो 5 करोड़ रुपया दे रहा है, उसके 5 करोड़ रुपए से उम्मीदवार का क्या होगा या पार्टी का क्या होगा? हम्म उसको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। जब चंदा दिया जा रहा है तो उसका मतलब साफ है कि रिटर्न अपेक्षा है। या हाँ ऐसी नीतियां बनाई जाए, प्रो इंडस्ट्रीज की जो नीतियां होती हैं, जी उद्योगपतियों के फेवर में कह लें, या उनके सपोर्ट की भी नीतियां बनाई जाए। ये कहने का भाई, टाटा ने भी तो चंदा दिया बहुत बड़े पैमाने पर, इसलिए दिया बिल्कुल। कि देश में एक ऐसी नीति बने जिससे उद्योगों को फायदा हो। तो हाँ ये किया जाए। लेकिन इसके लिए जो कमेटियां बनी हैं, क्या आएगा, परिणाम क्या होगा, इलेक्शन कमीशन आगे चल के क्या करेगा, लेकिन इसका मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता। हम्म इतना आसान नहीं है सॉल्यूशन, क्योंकि रकम बहुत बड़ी है हम्म ना। 1,100 करोड़, 1,200 करोड़ एक पार्टी ले आती, छोटी सी पार्टी, तो फिर क्या बोला हम्म जाए? कांग्रेस जो रो रही थी कि हम, इनको मिल गया, अरे कांग्रेस को भी तो मिला है। 3 राज्यों में कांग्रेस का शासन है, मात्र 2 या 3 राज्यों में।
उसको उतने पैसे मिल गए, 1200-1300 करोड़ उसे भी मिल गए बिना कुछ किए हुए। जो मात्र 2-3 राज्यों में उसकी सरकार है, तभी तो चुनाव में भी इतनी तेजी दिखा रही है पार्टी। इतना जी खर्च जी। हो रहा है उसी पैसे से ना, इतना कूद फान कर रहे हैं राहुल गांधी, और हम्म सारे नेता हेलीकॉप्टर पर उनके भी घूम रहे हैं, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? वही पैसा है। हम्म। और ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रयोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिसपे स्टडी चल रही है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, वो कंसेप्ट पे क्या सब दुनिया में और जगह भी इस तरह का है क्या? 1967 तक तो भारत में ही, अच्छा। 1967 तक तो भारत में ही जी जी। कंट्री वन होता था। मुझे याद है बचपन में हम लोग विधानसभा और लोकसभा हाँ। दोनों चुनाव साथ साथ देखते थे, और जी बहुत जी। आसान था। 67 के बाद के भी चुनाव बहुत दिनों तक बहुत राज्यों में होता रहा। हाँ हाँ। बाद में कांग्रेस ने सरकारें हटानी शुरू की, सैक कर देते थे किसी भी गवर्नमेंट को, उसके कारण सारा डिफरेंस। वो बहुत हम्म अच्छा सुझाव है, कारण है उस पर खर्च एकदम आधा हो जाए। हम्म। दूसरी बात क्या है कि जनता का मूड अब बहुत, जनता को देखिए क्या है, नेता लोग बहुत विद्वान बनते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जनता हाँ। बहुत जागरूक है। ये हम्म सोशल मीडिया का जमाना है, ये इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है। इस पे पड़ हम्म गया हर आदमी। गांव में मैंने देखा लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल खोला और देख के बता दिया, तुरंत देख के बता देते हैं। तो जब वो सब कुछ जान रही है जनता, गांव के लोग तक जान रहे हैं, तो फिर क्या बेवकूफ बना रहे हो यार आप? तो हम्म सबको उस तरह से करना चाहिए कि सिस्टम में चीजें आराम से आ जाएंगी। तो हम्म जनता को बेवकूफ बनाने वाले काम ना करे पर राजनीतिक दल, और समझने की हम्म। कोशिश करे चीजों को, उसको राइट पर्सपेक्टिव में लाए। और अब कोविड जी की जो कमेटी है वो चलिए एक अच्छा काम कर रही है, देखा जाए क्या होता हम्म। एक चीज और बताइए सर, जैसे मोदी की गारंटी है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। 370 का हुआ है, राम मंदिर का हुआ है, और जो तलाक वाला, 3 तलाक वाला इशू है, ये जो इशू है बड़े इंपॉर्टेंट है और इस पर काम हुआ है। आपको क्या लगता है अब 2024 के बाद जो चुनाव, मतलब जो अगर सरकार बनती है, आपकी नजर में कौन सी ऐसी प्राथमिकता है जिस पर सरकार का ध्यान 10 साल में नहीं गया, अभी जाना चाहिए? है। अभी तो देखिए, अभी इस तरह के बड़े बड़े काम तो हो गए, लेकिन जो बहुत बड़ा काम है कि हम्म भारत को रोजगार के बारे में ठोस नीति बनानी पड़ेगी। रोजगार की जी। कमी है, 65% युवा बेरोजगार हो गए, ये सरकारी आंकड़े ही बता रहा है, बहुत दुख की हम्म बात है। उसमें हम्म सरकार का कुछ खास नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार रोजगार देने की वाली संस्था नहीं है, पहली हम्म बात। दूसरी बात, केंद्र सरकार का काम रोजगार नहीं देना, ये सभी का काम है। सभी हम्म राज्यों का काम है कि वो रोजगार दें। हम्म। यूपी के सरकार भी, और जी। बिहार की सरकार भी, पंजाब की सरकारें दें और रोजगार, ये भी उनके लिए भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है। मोदी पर आप आरोप लगा करके भाग नहीं सकते। हम्म उनका फर्ज है, राज्य सरकारों का भी फर्ज है कि दें, लेकिन है नहीं स्थिति ऐसी। सब हम्म। लॉस में चल रहे हैं, हजार जी। लाखों करोड़ का घाटा हो रखा है। हम्म उधर देखिए, अभी राजस्थान से खबरें आ रही थी कि वो 34,000 करोड़ का बकाया छोड़ के भाग गया है। पिछली पिछली सरकार, गहलोत जी इतना खर्च कर गए कि सरकार के हम्म पास खड़े होने की ताकत नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको सुधारना होगा। फिजिकल जो कहलाता है ना, इसको फिजिकल रेडीनेस नहीं है कंट्री में, इसको फिर से रिस्ट्रक्चरिंग करना होगा। काफी हम्म चीजें हैं इस पर जो सरकार को करना होगा, लेकिन रोजगार के वो फर्स्ट प्रायोरिटी लेना पड़ेगा। मोदी जी अगर जीत के आते हैं, फर्स्ट हम्म प्रायोरिटी लेना होगा। और इंडी ने तो खैर बकवास कर ही दिया कि हम आते ही पहले दिन से अपॉइंटमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो नहीं होना है। जो हम्म कि कर्नाटक में भी नहीं हो रहा है, और ना हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री, वो होना ही नहीं है। वो सब सपने दिखाने वाली बात है। तो हम्म। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा देश में रोजगार का है, उसके बारे में गंभीर नीतियां बनानी पड़ेंगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, काफी कुछ करना पड़ेगा। तो हम्म अगर उसमें सफलता मिलती है तो जो भी पार्टी सफल होती है उसका अच्छा भविष्य। हम्म। किसानों के मुद्दे पर काफी आंदोलन चला है, और किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि इकोनॉमी का बहुत सारा हिस्सा किसानों की से आता है। तो किसानों के बारे में जो नीतियां बनाई गई सरकार द्वारा भी, आपकी नजर में सर किसानों के लिए क्या किया जाना चाहिए जिस पर और भी कुछ काम नहीं, करने की जरूरत है? मेरा मेरा मानना है किसानों के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए। पहले तो हम्म। आप बिहार यूपी के किसानों को जाके देखिए, ये पंजाब के स्टैंडर्ड किसान 6-6 फुट वाले ट्रैक्टरों जी। पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, प्यूमा के जैकेट पहने रहते हैं, एडिडास के जूते पहनते हैं। वो हम्म किसान है वो? मजाक हम्म बना दिया यार, ऐसा कहीं किसान होता है? अब चलिए मेरे यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, लुंगी और गंजी पहन करके किसान अभी भी इस चिलचिलाती धूप में भी अभी धान की फसल लगी है, उसकी सफाई में, उसके बचाव में लगा हुआ हो। वो है किसान। किसान ने एक चिट्ठी लिखी है किसी बड़े अखबार में हाँ। कि 50 यूनियन बन गई है पंजाब में, किसानों के 50 यूनियन है। हम्म आप खेती करें और जरा सा सामान लेके निकले अपने ट्रैक्टर पर लाद करके, देखिए जरा वो टूट पड़ते हैं कि ये हम्म पर्चा काटो जी, ये काटो जी, वो करो जी। दलालों से भरा पड़ा है, पंजाब की मंडी भरी पड़ी है। पंजाब का हम्म तो बुरा हाल है जी। और ये हम्म किसान के नाम पर सब कलंक है।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करते हैं। सबसे पहले भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में हुई थी। पेप्सी कंपनी ने आलू की खेती शुरू करवाई थी पंजाब में, क्योंकि वो आलू जिससे चिप्स बनता है वो भारत में नहीं होता था पहले। तो वो सारा आलू मैक्सिको से ला करके वहां लाया गया और लगाया गया। हजारों एकड़ में पंजाब के किसानों ने लगाया। तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं थी। पेप्सी से माल लेते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये सब तो हर कॉन्ट्रैक्ट खेती बताऊं, अब नाम नहीं बताऊंगा। एक चावल बनाने वाली भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी, उत्तर भारत। वो सारा चावल तो नहीं उगा सकते धान, उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखा है। मैक्सिको से ला करके वहां लाया गया और लगाया गया। हजारों एकड़ में पंजाब के किसानों ने लगाया। तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं थी। पेप्सी से माल लेते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और कॉन्ट्रैक्ट खेती बताऊं, अब नाम नहीं बताऊंगा। एक चावल बनाने वाली भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी, उत्तर भारत। वो सारा चावल तो नहीं उगा सकते धान, उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखा है। पंजाब और हरियाणा में कई हजार एकड़ जमीन, हजार क्या लाख एकड़ जमीन में उसकी खेती होती है। चुपचाप से बोरे में भर के उस कंपनी को दे दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पंजाब हरियाणा में तो जम के हो रहा है। वो सब जो अच्छे किसान है, वहां के गरीब पंजाब में किसान हैं, वो सब क्रश कर दिए गए हैं। और इस तरह के मखोर दलालों के एजेंट किसान आगे बढ़ गए। उन्हें तो खदेड़ देना चाहिए। दिल्ली में घुसने की को तो इजाजत भी नहीं देनी चाहिए। आप जाके देखिए बिहार में, हम बिहार के लोग देखते हैं, बराबर देखते हैं। हमारे यहाँ जो खेत है, इतना मेहनत से काम करते हैं, तब उन्हें मिलता है। और भारत की जो सब्सिडी है, उसका 85% तो पंजाब हरियाणा ही किसान ले जाते हैं। 85%। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि बंगाल चावल उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है, लेकिन पंजाब के किसान मात्र 15% एमएसपी ले पाते हैं। 85% एमएसपी तो ले होता है हरियाणा और पंजाब के किसान पहले ही। ये हाल बिहार का है। बिहार में मक्का सबसे ज्यादा होता है। भारत में सबसे ज्यादा मक्का बिहार में होता है, वहीं से सारे इंडिया को सप्लाई होता है। फर्स्ट क्रॉप होता है। यानी अब मई आ गई ना, अब मई आते हैं वहां क्रॉप कटने लगी होगी और तुरंत वो खड़े हो गए। लेकिन एफसीआई नहीं आ पाता और बिखरे बिखरे जगहों पर होता है। तो हरियाणा के एजेंट, यहाँ दलालों के एजेंट जो अपने आप को किसान कहते हैं, वो सब पहुंच जाते हैं वहां और वहां पैसा तुरंत कैश दे देते हैं। एक इतना माल है, ये 800 रुपए क्विंटल, 900 रुपए क्विंटल हमें दे। जबकि एमएसपी का रेट 1200 क्विंटल होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1200 क्विंटल एमएसपी है, लेकिन किसान क्या करेगा उसको रख करके। मई में काट दिया फसल, तो जून से जब बिक्री शुरू होगी, एमएसपी एक महीने के बाद होगा, तो अब खराब सर हो जाएगा। रोकना बारिश, पड़ेगा, समय समय सीमा पूरी हुई है। हाँ, और तो मैं आज यही लास्ट खत्म कर रहा हूँ कि बारिश हो 2024 का जाएगी तो किसान। लोकसभा चुनाव पे आपने बहुत सार्थक चर्चा की और बहुत संवेदनशील मुद्दों पर आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब। नमस्कार। इसका